V93 अध्याय 921 मिलस्टोन टाउन आसन्न। हालांकि लिन युआन को एलिमेंटल शेलफिश प्राप्त करने की चिंता नहीं थी, क्योंकि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई की सांद्रता में वृद्धि ने ब्रोकेड जीथर को गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती का उत्पादन तेजी से करने में सक्षम बनाया। उसकी पहचान गार्ड ये बैंक्वेट में अनुभवी और शीर्ष गुटों के सामने प्रकट की गई थी। वर्तमान में केवल कोइलिंग ड्रैगन की घाटी और डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के पास गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती थे, और उनके पहले बुजुर्गों ने रिटर्न फ्रॉम फार्मे हवेली में लिन युआन का दौरा किया था। मास्टर लैनकिन ने लिन युआन को गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती का विज्ञापन करने में भी मदद की थी, और जल्द ही कई प्रमुख गुट गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती मांगने के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे। जब प्रमुख गुट आए तो लिन युआन बदले में एलिमेंटल शेलफिश मांग सकेगा और इस प्रकार असंख्य एलिमेंटल मोती प्राप्त कर सकेगा। लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स विलासिता के सामान बेच रहा था। एक बार जब लिन युआन को ज़रूरत से ज़्यादा स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती मिल गए तो उसने बाहरी परत वाले मोतियों को स्वर्गीय मंडप को दे दिया, ताकि उन्हें बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे शानदार सामान में बदला जा सके। बहुत से लोग उन्हें खरीदने के लिए पागल हो गए। उस समय लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने विलासिता की वस्तुओं के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में ख्याति अर्जित की, तथा विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले अन्य गुटों को भी अपने में सम्मिलित करने में सक्षम हुआ। भविष्य में गार्ड ये बैंक्वेट जैसे आयोजनों में लिसन अपने परिवार की ओर से भाग ले सकेगा। लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र छोड़ने के बाद लियूजी को बुलाया। अब वह शाही राजधानी से 3000 किलोमीटर दूर था और आरोही ड्रैगन सिटी के करीब था। 36 प्रमुख शहरों में से आरोही ड्रैगन सिटी में दलदली आयामी दरार खुलने की दर सबसे अधिक थी। ये वह समय था जब आयामी दरारें खुलने की सबसे अधिक संभावना थी। इसलिए लिन युआन के लिए दलदली आयामी दरार ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। चूंकि लियूजी आत्मा रक्षकों के मुख्य रक्षक का शिष्य था, इसलिए उसे केवल यूजे को बुलाने की जरूरत थी, ताकि पता चल सके कि आरोही ड्रैगन सिटी के पास दलदली आयामी दरार कहाँ थी। लियूजी ने कॉल का जवाब देते हुए सबसे पहले जो बात कही वह थी, लिन युआन, मैंने वेन यू से सुना है कि मदर ऑफ ब्लडबेथ और एंडलेस समर हवेली में वापस आ गए हैं। क्या आप सुरक्षित हैं? लिन युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बड़े भाई लियू, मैं ठीक हूँ। क्या आप मिडनाइट पैलेस या स्पिरिट गार्ड्स की भूमि पर हैं? चूंकि लियूजी ने वेन यू से रकबीज की मां और अंतहीन ग्रीष्मकाल के बारे में सुना था, इसका मतलब था कि वह हवेली में नहीं था। अगर वह स्पिरिट गार्ड्स की भूमि या मिडनाइट पैलेस में होता तो उसे दलदली आयामी दरार के स्थान के बारे में पता लगाने के लिए यूजे को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। वह सीधे आयामी स्थानों के बारे में स्पिरिट गार्ड्स की सूचना रिपोर्ट की जांच कर सकता था। लिन युआन, मैं स्पिरिट गार्ड्स की भूमि पर हूँ। मास्टर पहले से ही अंतिम जाँच करने के लिए कक्षा 6 रसातल आयामी दरार की ओर जा रहे हैं। मैं हवेली में वापस जा रहा हूँ। बड़े भाई लियू, क्या आप जांच सकते हैं कि आरोही ड्रैगन सिटी के लिए निकटतम दलदल आयामी दरार कहाँ है? लिन युआन ने पूछा। ये सबसे अच्छा होगा यदि यह क्लास 1 आयामी दरार हो, लिन युआन ने जल्दी से कहा। जैसे जैसे आयामी दरारें विकसित हुईं, उनका आकार भी बढ़ता गया। इस प्रकार उसके लिए कक्षा 1 आयामी दरार से आयामी हब ढूंढना सबसे आसान होगा। लियू जी ने तुरंत जवाब दिया, मैं अभी जाकर जांच करूंगा और आपको वापस कॉल करूंगा। लियू जी ने फ़ोन काट दिया। लिन युआन ने उसकी दूरदर्शिता के लिए उसकी पीठ थपथपाई। जब वह इथेरियल जेलीफिश के टेंटेकल्स एकत्रित कर रहा था तो उसने लिसन से कहा था कि वह अपने संपर्कों का उपयोग करके रॉयल कैपिटल के आसपास के 3 मुख्य शहरों में टेंटेकल्स लगा दे। लिन युआन का इरादा था कि जब उसके पास पर्याप्त टेंटेकल हो जाए तो वह शाही राजधानी के आसपास के हर शहर में टेंटेकल लगाएगा। फिर वह टेंटेकल नोड्स का इस्तेमाल करके खुद को कहीं भी ले जा सकेगा और उसे यात्रा करने में समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होगी। 3 मिनट से भी कम समय बाद लियूजी ने लिन युआन को वापस बुलाया और कहा, लिन युआन, वर्तमान में आरोही ड्रैगन सिटी के आसपास 3 दलदली आयामी दरारें हैं। उनमें से एक वर्ग 2 है, जबकि अन्य 2 वर्ग 3 हैं। उनमें से कोई भी वर्ग 1 नहीं है। 2 वर्ग 3 दलदली आयामी दरारें स्पिरिट गार्ड और आरोही ड्रैगन गार्ड द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में हैं, लेकिन वर्ग 2 दलदली आयामी दरार मिलस्टोन टाउन नामक एक छोटी सी जगह में है। मिलस्टोन टाउन एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में है, और ऐसा हुआ कि वहां तैनात स्पिरिट गार्ड को उस आयामी दरार के बारे में तभी पता चला जब वे उस क्षेत्र को खाली कर चुके थे। जैसे ही खबर फैली, स्पिरिट गार्ड दलदली आयामी जीवन रूपों से बचाव के लिए वापस आ गया। हालांकि मिलस्टोन टाउन इतना दुर्गम है कि आरोही ड्रैगन गार्ड और स्पिरिट गार्ड को दलदली आयामी दरार के बारे में सुनने के बाद वहां पहुंचने में कम से कम 40 मिनट लग जाते हैं। लियू जी की आवाज़ धीमी थी और दर्द साफ झलक रहा था। ये साफ था कि वह कितना चाहता था कि वह अभी मिलस्टोन टाउन में होता। वह जानता था कि लिन युआन ने एक बार ब्लैक के रूप में मिलस्टोन टाउन का बचाव किया था, लेकिन अब शहर एक बार फिर खतरे में था और इसके अस्तित्व को मिटाने की संभावना थी। वर्ग 2 आयामी दरार से बच निकलने वाले सबसे आम जीवन रूप वर्ग 4 माश मगरमच्छ थे।
मार्श मगरमच्छ जब पानी रहित वातावरण में होते थे तो उन्मत्त अवस्था में आ जाते थे और क्रूर जानवर बन जाते थे जो मिलस्टोन टाउन पर कहर बरपाते थे। एक छोटे शहर में सबसे मजबूत विशेषज्ञ के पास केवल एक कमजोर गोल्ड ग्रेड फे होगा। मिलस्टोन टाउन में स्पिरिट गार्ड्स की एक टीम तैनात रहती थी। हालांकि रेडियंस फेडरेशन बहुत बड़ा था और स्पिरिट गार्ड्स और असेंडिंग ड्रैगन गार्ड्स में हमेशा कम कर्मचारी होते थे। स्पिरिट गार्ड टीमें संसाधनों के साथ और बारी बारी से क्षेत्रों में गश्त करती थीं और धीरे धीरे छोटे शहरों को भी, जो कि आरोही ड्रैगन सिटी के अंतर्गत शामिल नहीं थे, बारी बारी से क्षेत्रों में जोड़ा गया। लियू जी को उम्मीद थी कि मिलस्टोन टाउन में एक मजबूत आत्मा क्यूई पेशेवर होगा जो उन्हें आसन्न खतरे से उबरने में मदद कर सकता है। मुझे समझ आ गया बड़े भाई लियू, मैं आज रात डिनर के लिए रिटर्न फ्रॉम फार अवे हवेली जा रहा हूँ, लिन युआन ने जवाब दिया। लिन युआन ने फ़ोन रख दिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करके स्वयं को लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आरोही ड्रैगन सिटी शाखा में ले गया। लिन युआन के आगमन पर लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कर्मचारी आश्चर्य से उछल पड़ा। लिन युआन ने किसी भी स्पष्टीकरण की परवाह नहीं की। उसने किल फूड स्काई बटरफ्लाई को बुलाया और उसे गंभीर भाव से आदेश दिया, किल फूड स्काई बटरफ्लाई, इस नक्शे का अनुसरण करो और मिलस्टोन टाउन की ओर बढ़ो। लिन युआन ने अपना फ़ोन दिया जिसमें मिलस्टोन टाउन से किल फूड स्काई बटरफ्लाई तक का नक्शा दिखाया गया था। उसने इसकी आशा नहीं की थी और न ही उसने इथरियल जेलीफिश का एक भी अंग मिलस्टोन टाउन में छोड़ा था। मिलस्टोन टाउन को बचाने के लिए लिन युआन जिस एकमात्र चीज़ पर भरोसा कर सकता था वह थी किल फूड स्काई बटरफ्लाई की शक्ति। केवल यही शक्ति कुछ ही सेकंड में हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम थी। किल फूड स्काई तितली ने अपने पंख फड़फड़ाए और तब तक बड़ी होती गई जब तक कि उसके पंखों का फैलाव 3 मीटर तक नहीं हो गया। अब किल फूड स्काई बटरफ्लाई इतनी बड़ी हो गई थी कि उसमें एक व्यक्ति को ले जाया जा सकता था। अपनी यात्रा को शीघ्र पूरा करने के लिए किल फूड स्काई बटरफ्लाई ने अपनी क्रिएशन ब्रीड आभा को नहीं छिपाया। जल्द ही जैसे जैसे यह बड़ा होता गया इसकी आभा आरोही ड्रैगन सिटी में फैल गई। किल फूड स्काई बटरफ्लाई ने सिर्फ अपनी क्रिएशन ब्रीड आभा को छोड़ा और इसे किसी पर निर्देशित नहीं किया। हालांकि विशाल आभा ने आरोही ड्रैगन सिटी की सभी इमारतों को तब तक कुचल दिया जब तक कि वे केवल 5 मीटर ऊंची नहीं रह गईं और लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर सभी को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वे सभी लोग जो क्रिएशन ब्रीड की आभा को महसूस कर सकते थे हैरानी से किल फूड स्काई बटरफ्लाई को देखने लगे। ऊपर देखने वाले लोगों में से एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो लॉन्ग टू जैसा दिखता था। अधेड़ उम्र के आदमी ने एक भेड़िए को बुलाया जिसके दांत उस्तरे की तरह नुकीले थे और पंख फटे हुए थे। काले फटे पंखों से एक काली और क्रूर आभा निकल रही थी। भेड़िए की आभा किल फूड स्काई बटरफ्लाई की आभा से बहुत कमजोर थी, लेकिन भेड़िया मिथक 3 के शिखर पर पहुंच गया था और क्रिएशन ब्रीड से केवल एक कदम दूर था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को इस बात की परवाह नहीं थी कि भेड़िए की आभा शहर में व्याप्त सृजन नस्ल की आभा से तुलना नहीं कर सकती थी, इसलिए वह भेड़िए की पीठ पर कूद गया और सृजन नस्ल की आभा की दिशा में उस पर सवार होना शुरू कर दिया। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि कोई बिना कारण के आरोही ड्रैगन सिटी में परेशानी पैदा करने की हिम्मत कर सकता है। एक बार जब कोई परी क्रिएशन ब्रीड तक पहुंच जाता था तो उसे यह निश्चित रूप से समझ में आ जाता था कि शहर में अपनी शक्ति का उपयोग करने पर किस तरह के परिणाम होंगे। इसकी सज़ा थी कम से कम 1 साल तक पाप शुद्धिकरण कुंड में रहना। इसलिए मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति यह समझना चाहता था कि यह क्रिएशन ब्रीड फे आरोही ड्रैगन सिटी में अपनी आभा क्यों जारी कर रहा था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बैंगनी प्रकाश के साथ चमकती एक हल्के नीले रंग की तितली को आरोही ड्रैगन सिटी के ऊपर उड़ते देखा। सफ़ेद और नीले रंग के स्पिरिट क्यू कपड़े पहने एक युवक तितली पर खड़ा था। युवक उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को सख्ती से देख रहा था, मानो वह उस बिचौलिए के अपने पास आने का इंतजार कर रहा हो। अधेड़ उम्र का आदमी युवक के पास आया और चिल्लाया, मैं आरोही ड्रैगन सिटी का सिटी लॉर्ड लॉन्ग जियाओ हूँ। तुम आरोही ड्रैगन सिटी में क्रिएशन ब्रीड फे ऑरा क्यों जारी कर रहे हो? हालांकि लॉन्ग जियाओ सिर्फ एक शीर्ष सम्राट वर्ग था, वह आरोही ड्रैगन सिटी का सिटी लॉर्ड था और जब उसने लिन युआन और किल फूड स्काई बटरफ्लाई के बीच देखा तो वह पूछताछ करने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि लिन युआन जैसा युवा व्यक्ति क्रिएशन ब्रीड फे पर सवारी करने में कैसे कामयाब रहा। क्या ये युवक कोई अपरंपरागत थियरी क्लास विशेषज्ञ हो सकता है जिसने एस रैंक पार करने के बाद भी 19 वर्षीय युवक जैसा रूप बरकरार रखा है? लांग जियाओ ने तुरंत इस विचार को बंद कर दिया। वह भले ही कोई सृजन मास्टर न हो, लेकिन वह एक उच्च कोटि का सम्राट श्रेणी का विशेषज्ञ था और एक ही नज़र में किसी की सही उम्र बता सकता था। यह युवक वास्तव में 19 वर्ष का था। जिस क्षण लिन युआन की नज़र लॉन्ग जियो पर पड़ी उसे एहसास हो गया था कि लॉन्ग जियो कोइलिंग ड्रैगन की घाटी से होगा। लांग तू और लांग जियाओ में काफ़ी समानता थी, जबकि लांग ताओ और लांग जियाओ में थोड़ी समानता थी। इसका मतलब यह था कि लॉन्ग जियाओ कोइलिंग ड्रैगन वैली का वंशज होना चाहिए। हालांकि लिन युआन का शेड्यूल बहुत व्यस्त था और उसके पास लॉन्ग शियाओ के साथ बातचीत करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था।
लिन युआन ने अपना हाथ हिलाया और लॉन्ग जियाओ की ओर 2 शिखाएं फेंकी। लॉन्ग जियाओ ने जल्दी से उस युवक की ओर फेंकी गई 2 वस्तुओं को पकड़ लिया। लॉन्ग जियाओ ने उन दोनों वस्तुओं पर एक नज़र डाली और तुरंत स्तब्ध रह गया। इनमें से एक शिखा ऑर्डर ऑफ रेडियंट लाइट थी, जो किसी को रेडियंस दूत या रेडियंस नाइट बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार देती थी, जबकि दूसरी शिखा क्लास 2 क्रिएशन मास्टर शिखा थी, जिस पर एक चंद्रमा अंकित था। एक शिखा युवक की शक्ति को प्रदर्शित करती थी, जबकि दूसरी शिखा उसकी पहचान को दर्शाती थी। लॉन्ग जियाओ ने उस युवक द्वारा फेंकी गई किसी भी शिखा पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। युवक ने गंभीर और स्पष्ट आवाज में कहा, मिलस्टोन टाउन में एक क्लास 2 मार्श डायमेंशनल रिफ्ट खुल गया है। अब समय की कमी है, इसलिए कृपया कुछ निम्न श्रेणी के क्रिएशन मास्टर्स को घायल जड़ों वाले फेस को ठीक करने के लिए भेजें और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दें। लिन युआन ने धीरे से किल फूड स्काई बटरफ्लाई से कहा, किल फूड स्काई बटरफ्लाई, चलो चलें। किल फूड स्काई बटरफ्लाई ने अपने पंख फड़फड़ाए और जल्द ही लॉन्ग जियाओ की नज़रों से ओझल हो गई। लिन युआन ने ये बातें लॉन्ग जियाओ से यह समझाने के लिए कही थी कि किल फूड स्काई बटरफ्लाई क्यों आरोही ड्रैगन सिटी में अपनी क्रिएशन ब्रीड आभा जारी कर रही थी, और लॉन्ग जियाओ को कुछ आरोही ड्रैगन गार्ड और हीलिंग प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवरों के संसाधनों को बचाने में मदद करने के लिए उन्हें अधिक खतरनाक क्षेत्रों में भेज दिया था, जहां उनकी आवश्यकता थी। मिलस्टोन टाउन के अलावा अन्य शहर भी थे जो प्राकृतिक प्रवास के कारण बने थे। वे शहर मिलस्टोन टाउन जैसी ही स्थिति में थे। चूंकि लिन युआन जानता था कि वह मिलस्टोन टाउन को बचा सकता है, इसलिए आरोही ड्रैगन सिटी के सबसे कीमती सुरक्षा संसाधनों को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लिन युआन ने लॉन्ग जियाओ से मिलस्टोन टाउन में निम्न श्रेणी के सृजन मास्टर्स को भेजने के लिए कहा था, क्योंकि वह सीधे परमानंद की शुद्ध भूमि को नहीं बुला सकता था। हालांकि लिन युआन मिलस्टोन टाउन में घायल आत्मा क्यूई पेशेवरों को ठीक करने के लिए उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर तकनीकों का उपयोग कर सकता था। प्लेटिनम एक्स फैंटेसी 3 जैस्मिन लिली में सिल्वर आई फैंटेसी आई की तुलना में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। जब तक लिन युआन जैस्मिन लिली को नहीं बुलाता, कोई भी उसे ब्लैक से नहीं जोड़ सकता था। किल फूड स्काई बटरफ्लाई ने स्थानिक उतार चढ़ाव को रोकने के लिए दुनिया की शक्ति का उपयोग किया। लिन युआन दुनिया की शक्ति द्वारा नियंत्रित काले स्थानिक उतार चढ़ाव को देख सकता था। लिन युआन बता सकता था कि स्थानिक उतार चढ़ाव की तरंगों से किल फूड स्काई बटरफ्लाई के पंख कितनी तेजी से फड़फड़ा रहे थे। हालांकि लिन युआन अभी भी अविश्वसनीय रूप से चिंतित था। लियू जी के साथ कॉल से उसे बस इतना पता चला था कि मिलस्टोन टाउन में क्लास 2 मार्श डायमेंशनल रिफ्ट खुल गया था। वर्ग 2 मार्श आयामी दरार और शिखर वर्ग 1 विदेशी कीट आयामी दरार दोनों को पकने के लिए समय की आवश्यकता थी। स्पिरिट गार्ड द्वारा क्लास 2 मार्श डायमेंशनल रिफ्ट के अचानक प्रकट होने की सूचना दिए जाने के केवल 5 मिनट ही बीते थे। यदि लिन युआन भाग्यशाली रहा तो वह कक्षा 2 मार्श आयामी दरार के समाप्त होने से पहले पहुंचने में सक्षम होगा, लेकिन लिन युआन को उम्मीद थी कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। स्पिरिट गार्ड्स जो विशेष एकल आउटफील्ड कार्यों पर थे, उन सभी के पास गोल्ड फे थे। स्पिरिट गार्ड्स के मुख्य सदस्यों ने विभिन्न आयामी दरारों पर गश्त करने के लिए छोटे छोटे समूह बनाए। केवल प्लेटिनम फे के साथ एक स्पिरिट गार्ड को क्लास 2 मार्श आयामी दरार से बचने और उसके अस्तित्व की रिपोर्ट करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। लिन युआन ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। इस बीच मिलस्टोन टाउन के एकमात्र प्रवेश द्वार पर, जहां लिन युआन और झांग शियाओबाई और बाकी लोग एक साथ लड़े थे, 100 स्पिरिट क्यूई पेशेवर खड़े थे। इनमें से प्रत्येक स्पिरिट क्यूई पेशेवर के पास 1 या 2 फे थे। सभी परियों की शक्तियां एक जैसी थीं। थोड़े मजबूत परियों के पास सोने की शक्ति थी, जबकि कमजोर परियों के पास कांस्य की शक्ति थी। स्पिरिट क्यूई पेशेवर लोग सख्त दिख रहे थे, लेकिन साथ ही वे मिलस्टोन टाउन की रक्षा के लिए अपनी अंतिम सांस तक तैयार थे। समूह के सामने खड़े 3 लोगों के चेहरे पर सबसे ज्यादा कड़वाहट थी। उनमें से एक मिलस्टोन टाउन के गिल्ड एलायंस का अध्यक्ष था और उसके पास गोल्ड फे थे। दूसरा स्पिरिट गार्ड था, जो मदद करने के लिए वापस आने से पहले रिपोर्ट भेजने के लिए बाहर गया था। स्पिरिट गार्ड के दोनों ओर हल्के हरे रंग के फर वाले 2-4 मीटर लंबे क्रूर शेर खड़े थे। 2 प्लेटिनम वी एपिक ग्रीन फेस्ड शेर लगातार दहाड़ रहे थे ताकि उनके पीछे मौजूद स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल्स को प्रेरित किया जा सके। हालांकि स्पिरिट गार्ड को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था और उसका पसीना काली धरती पर टपक रहा था, जिसने तुरंत तरल को सोख लिया। एक आत्मा रक्षक के रूप में झाओजू को अच्छी तरह से पता था कि कक्षा 2 आयामी दरार कितनी भयानक हो सकती है। कक्षा 1 आयामी दरारों के विपरीत, जो केवल कुछ कक्षा 3 आयामी जीवन रूपों को ही मुक्त करती हैं, कक्षा 2 आयामी दरारों ने सैकड़ों कक्षा 3 आयामी जीवन रूपों के साथ साथ 5 कक्षा 4 आयामी जीवन रूपों को भी मुक्त किया। यदि वर्ग 4 के आयामी जीवन रूपों में मार्श मगरमच्छ होता, तो हरे चेहरे वाले शेर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते। आयामी जीवन रूपों की तो बात ही छोड़िए। इससे पहले कि हरे चेहरे वाले शेरों को युद्ध में आयामी जीवन रूपों की लहर को शामिल करने का मौका मिले, उन्हें तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। जब तक कोई चमत्कार न हो जाए, तब तक उनके जीतने का कोई रास्ता नहीं था।
लेकिन चमत्कारों को चमत्कार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे इतनी आसानी से कैसे हो सकते हैं। हालांकि झाओजू को इन लोगों के साथ खड़े होने और लड़ने के अपने फैसले पर पछतावा नहीं था, जबकि वह जानता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वह एक आत्मा रक्षक था और उसके कर्तव्य की महिमा ने उसे पीछे हटने से रोका। इस कर्तव्य बोध के साथ जो साहस आया, उसने उन्हें अपने पीले चेहरे के बावजूद दृढ़ निश्चयी और साहसी दिखने में सक्षम बनाया। वह मिलस्टोन टाउन के गिल्ड एलायंस के पुराने अध्यक्ष की ओर देखने लगा और बोला, पुराने अध्यक्ष, क्या आपने वह सार रक्त बिखेर दिया है जो मैंने आपको किले के प्रवेश द्वार के आसपास भूमिगत बचे लोगों के लिए दिया था? बूढ़े राष्ट्रपति ने सिर हिलाया और जवाब दिया, भगवान झाओजू, मैंने आपके निर्देशानुसार किया और जीवित बचे लोगों के लिए किले के प्रवेश द्वार के चारों ओर कक्षा 5 माश मगरमच्छ के सार रक्त को बिखेर दिया। झाओजू के पीले चेहरे पर राहत की झलक दिखी। रेडियंस फेडरेशन के प्रत्येक छोटे शहर में जीवित बचे लोगों के लिए भूमिगत किला बनाया गया था। मिलस्टोन टाउन की महिलाएं और बच्चे जिनमें लड़ने की क्षमता नहीं थी, वे सभी आपदा के समय किले में छिप जाते थे। जीवित बचे लोगों के लिए किला कोई स्वर्ग नहीं था, बल्कि मजबूत रक्षात्मक सामग्रियों से बना एक आश्रय था। इसका उद्देश्य स्पिरिट गार्ड्स और आरोही ड्रैगन गार्ड्स से सहायता आने से पहले अस्थायी रूप से आपदा का सामना करना था। जब आपदा का सामना करना पड़ा जिसमें वर्ग 2 के दलदली आयामी जीवन रूपों की लहर शामिल थी, तो जीवित बचे लोगों के लिए मिलस्टोन टाउन का किला 5 मिनट भी नहीं टिक पाया। आयामी जीवन रूप भी जीवन रूपों की आभा के प्रति बहुत संवेदनशील थे। यदि सभी लोग जीवित रहने के लिए किले में छिप जाते तो ये तुरंत कक्षा 2 दलदल आयामी जीवन रूपों से घिरा होता और अंदर के लोग तुरंत एक दावत से ज़्यादा कुछ नहीं बन जाते। इस प्रकार मिलस्टोन टाउन की दीवार की रक्षा करने वाले लोगों का मुख्य उद्देश्य आयामी जीवन रूपों को बचे हुए लोगों के किले की ओर बढ़ने से रोकना होगा। झाओजू को उम्मीद थी कि यह समूह कुछ समय के लिए दलदली आयामी जीवन रूपों को रोकने में सक्षम होगा। भले ही मार्श डायमेंशनल लाइफ फॉर्म ने सभी रक्षकों को मार दिया हो और बचे हुए लोगों के लिए किले को ढूंढ लिया हो, लेकिन उन्हें प्रवेश द्वार के आसपास क्लास 5 मार्श मगरमच्छ सार रक्त द्वारा रोका जाएगा। क्लास 5 मार्श मगरमच्छ कुछ समय के लिए प्रभावी होना चाहिए। झाओजू ने पहले ही स्पिरिट गार्ड्स को खबर भेज दी थी। स्पिरिट गार्ड्स और आरोही ड्रैगन गार्ड्स को खबर मिलने के 1 घंटे के भीतर मिलस्टोन टाउन पहुंच जाना चाहिए। हालांकि झाओजू को अभी भी नहीं पता था कि यह समूह तब तक कैसे टिक पाएगा। यदि वह अपने जीवन के साथ एक संरचना की रक्षा भी नहीं कर सका, तो उसके पीछे आत्मा क्यूई पेशेवर, जो अपनी पत्नियों और बच्चों की रक्षा करते हुए उसके साथ मारे गए, उनकी मृत्यु के बाद कैसे आराम कर सकते थे। झाओजू ने अपनी शक्ति की कमी को कोसा। अगर उसके पास प्लेटिनम ग्रीन फेस्ड लायंस की जगह 2 डायमंड ग्रीन फेस्ड लायंस होते तो वह कम से कम 10 मिनट तक फ्रंट लाइन की रक्षा कर पाता। उस समय झाओजू के पास किसी ने अपना गला साफ किया और चिल्लाया, अरे तुम ज्यादा पी लो, नहीं तो तुम्हारे पास खाने के लिए कोई ग्रे बीटल नहीं बचेगी। झाओजू को लगा कि यह आवाज़ पैतृक शांति से भरी हुई थी। वह सचमुच इस युवक का सम्मान करते थे। जब उसे खतरे का पता चला और वह स्पिरिट गार्ड्स को सूचित करने के लिए दौड़ा, तो युवक और ओल्ड प्रेसिडेंट पहले ही मिलस्टोन टाउन के बाहर समूह का नेतृत्व कर चुके थे ताकि वे युद्ध के लिए खुद को तैयार कर सकें। उन्होंने बचे हुए लोगों के किले को भी बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया था। लियू लैंग पानी के 5 बैरल की ओर इशारा करते हुए एक बड़े पक्षी से कह रहे थे, जब तुम थूकने वाले कबूतर थे तो तुम कम से कम 3 बैरल पानी पी सकते थे। अब जब तुम थूकने वाली नदी के कबूतर हो तो तुम 5 बैरल पानी क्यों नहीं पी सकते। स्पिटिंग रिवर का कछुआ उदास होकर कूक रहा था और पानी में हिचकोले खा रहा था। लियू लैंग गुस्से से उछल पड़ा, इस पानी का इस्तेमाल युद्ध के दौरान जान बचाने के लिए किया जाता है। तुम इसे कैसे हिचकी के साथ पी सकते हो? अगर तुम इसे पीना नहीं चाहते तो मत पीना, बात करना बंद करो। स्पिटिंग रिवर कछुआ कबूतर ने दुखी होकर अपने पंख से पानी के बैरल को थपथपाया। वह बोल नहीं सकता था, अन्यथा वह डर के मारे लियू लैंग के सिर पर कूद पड़ता और दहाड़ता। पहले मैंने आपके द्वारा लाए गए पानी के बैरल खत्म कर दिए थे क्योंकि वे छोटे थे। ये बैरल इतने बड़े हैं कि मैं उनमें समा सकता हूँ। मैंने लगभग एक स्विमिंग पूल जितना पानी पी लिया है, फिर भी आप शिकायत कर रहे हैं कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। फिर भी जब स्पिटिंग रिवर टर्टलडोव ने अपने ठेकेदार द्वारा दिए गए वादे के अनुसार ग्रे बीटल्स के बारे में सोचा तो उसने अनिच्छा से पानी की बैरलें गटक लीं। लियू लैंग को किसी कारणवश चांदी का मुखौटा पहने हुए उस युवक की याद आ गई। संकट के समय भी चांदी के मुखौटे वाले उस युवक ने अपना हाथ हिलाया और कीटों की कॉलोनी की ओर फूलों का एक समुद्र उड़ा दिया। फूलों के समुद्र ने विदेशी कीड़ों को खा लिया और मिलस्टोन टाउन को बचा लिया। चांदी के मुखौटे वाले युवक ने एक अजीब सिल्वर फैंटेसी फे को भी बुलाया था जिसने 100 चमकते हरे धब्बे उगल दिए थे। चमकते हरे धब्बे मौत के चंगुल से एक आत्मा क्यूई पेशेवर को वापस ले आए। संकट के बाद पहली रात से ही लियू लैंग उस चांदी के मुखौटे वाले युवक की तरह एक आत्मा क्यूई पेशेवर बनना चाहता था। लियू लैंग भ्रमित नहीं था और उसने यह नहीं सोचा था कि वह वर्ग 2 दलदल आयामी दरार से बच पाएगा।
मिलस्टोन टाउन में बचाए जाने के बाद से ही लियू लैंग ने रॉयल कैपिटल में अपना घर बेच दिया था और मिलस्टोन टाउन में बस गए थे। उन्होंने मिलस्टोन टाउन में एक क्लिनिक भी खोल लिया था। हालांकि लियू लैंग को जो फेयर हुआ था वह लोगों को बहुत ही खराब तरीके से ठीक करता था, लेकिन वह बहुत गरीब था। वह उन स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को भी ठीक करने के लिए तैयार था जो गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन उनके इलाज का खर्च वहन करने में असमर्थ थे। लियू लैंग ऐसा करने के लिए तैयार थे क्योंकि वह अपने सिद्धांतों के अनुसार जीना और उनकी रक्षा करना चाहते थे। इन दिनों लियू लैंग को केवल एक ही बात की चिंता थी, वह थी ब्लैक के प्रशंसक क्लब, क्योंकि उसके बिना वे लड़ने की इच्छा खो देंगे। लियू लैंग को यह बात नापसंद थी जब लोग स्टार वेब पर ब्लैक के बारे में बुरा बोलते थे। उस व्यक्ति में क्या बुराई हो सकती है जो अपने जीवन की कीमत पर भी दूसरों को बचाने और कमज़ोरों की रक्षा करने को तैयार था। सच कहें तो लियू लैंग ब्लैक को अच्छी तरह से नहीं जानते थे और ब्लैक उनके प्रशंसक क्लब का हिस्सा नहीं थे। लेकिन ब्लैक के फैन क्लब के ग्रुप एडमिन के रूप में लियू लैंग हमेशा ब्लैक से जुड़ी खबरों पर ध्यान देते रहे थे। ब्लैक बेहद लो प्रोफाइल थे। एक समर्पित रिपोर्टर होने के बावजूद उन्होंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं लिया था। यदि वह अपने किसी भी कार्य के बारे में एक भी साक्षात्कार स्वीकार कर ले तो उनकी प्रतिष्ठा आसमान छू जाएगी। लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था, तो इस व्यक्ति के बारे में आलोचना करने की क्या बात थी। लियू लैंग ने अपनी मृत्यु के बाद के लिए पहले से ही व्यवस्था कर ली थी। उन्होंने महसूस किया कि तियाननिंग पूर्वज शांति बरस्कर के रूप में उनकी भूमिका निभाने के लिए उपयुक्त नहीं होंगी, लेकिन वह ब्लैक के फैन क्लब की अगली ग्रुप एडमिन बन सकती हैं। तभी जमीन पर तराजू के टकराने की आवाज़ बारिश की फुहारों जैसी सुनाई दी। पूरी जमीन कांपने लगी। काले और हरे रंग के शल्कों से ढका और तीखे दांतों से भरा मुंह लिए एक क्रूर मगरमच्छ बाहर निकला। 4-4 मीटर लंबे खूंखार मगरमच्छों के साथ एक 6 मीटर लंबी छिपकली भी थी। छिपकली के अंग मोटे थे और वह कभी कभी अपनी कांटेदार जीभ हिलाती थी और बाहर निकलते समय गोंद जैसा गंधयुक्त पदार्थ छोड़ती थी। 4 माश मगरमच्छों को देखना ही निराशा पैदा करने के लिए काफ़ी था। लेकिन जब उसने डरावनी छिपकली को देखा तो झाओ जू ने अपने दांत पीस लिए और 2 हरे चेहरे वाले शेर अनिश्चितता से दहाड़ने लगे। झाओ जू को उम्मीद नहीं थी कि कक्षा 2 आयामी दरार में मेडुसा विशालकाय छिपकली होगी। मेडुसा जायंट छिपकली के आकार को देखते हुए यह एक क्लास 4 आयामी जीवन रूप था। क्लास 4 मेडुसा जायंट छिपकली 4 माश मगरमच्छों के साथ पैर से पैर मिलाकर खड़ी हो सकती थी। मेडुसा विशालकाय छिपकली सांप बाल वाली मेडुसा की रक्षक थी और वर्ग 3 के दलदली आयामी दरारों में भी शायद ही कभी दिखाई देती थी। लेकिन अब वहां एक युवा वर्ग 4 मेडुसा विशालकाय छिपकली वर्ग 2 आयामी दरार से बाहर रेंग रही थी। मेडुसा विशालकाय छिपकली स्पष्ट रूप से सर्वोच्च अधिकार रखती थी। जब कोई माश मगरमच्छ थोड़ा बहुत करीब आता तो मेडुसा विशालकाय छिपकली उसे दूर कर देती और माश मगरमच्छ कर्तव्यनिष्ठा से पीछे हट जाता। यद्यपि आत्मा क्यूई पेशेवर मेडुसा विशालकाय छिपकली से प्रजनन नहीं कर सकते थे, फिर भी उन्हें विशेष तकनीकों का उपयोग करके प्रजनन कराया जा सकता था, जिससे मेडुसा विशालकाय छिपकली में मनुष्यों के प्रति गहरी निष्ठा उत्पन्न हो जाती थी। मेडुसा विशाल छिपकली की उपस्थिति इस बात का संकेत थी कि समूह वर्ग 2 माश आयामी जीवन रूपों के खिलाफ बचाव करने में सक्षम नहीं होगा। साथ ही जीवित बचे लोगों के लिए किले के प्रवेश द्वार के आसपास वर्ग 5 माश मगरमच्छों का सार रख भी बेकार होगा। झाओ जू, लियू लैंग और पुराने राष्ट्रपति निराशा के दलदल में डूबे हुए थे। जब पूर्ण शक्ति का सामना करना पड़ता है तो व्यक्ति केवल अपने विश्वासों से चिपका रह सकता है। हालांकि सभी प्रतिरोध व्यर्थ थे। झाओ जू, एक स्पिरिट गार्ड जिसे भरपूर लड़ाई का अनुभव है, चिल्लाया, शहर में वापस जाओ। हमें मेडुसा विशालकाय छिपकली और क्लास 4 माश मगरमच्छों से बचाव के लिए दीवार पर निर्भर रहना होगा। मैं दीवार के पीछे से मेडुसा विशालकाय छिपकली और क्लास 4 माश मगरमच्छों को रोकूंगा, जबकि तुम में से बाकी लोग। उन्होंने अचानक बोलना बंद कर दिया क्योंकि सैकड़ों मानव सिर के आकार की मक्खियां दलदली जीवन रूपों के बीच से उड़कर आईं और समूह पर ऊर्जा लेजरों का प्रहार किया। हालांकि बख्तरबंद मक्खियों की ऊर्जा लेजर मजबूत नहीं थी, लेकिन वे 10 किलोग्राम की वस्तु से लगने वाले झटके की तरह महसूस होती थीं और उनमें जलन पैदा करने वाला प्रभाव होता था जो किसी स्पिरिट क्यूई पेशेवर के शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता था। फिर भी एक स्पिरिट क्यूई पेशेवर पर केंद्रित 7 या 8 ऊर्जा लेजर घातक नहीं होंगे। इससे पहले कि झाओ जू अपना आदेश देना समाप्त कर पाता, मिलस्टोन टाउन की रक्षा करने वाले अधिकांश आत्मा क्यूई पेशेवर निराशा में गिर पड़े और दलदल आयामी जीवन रूपों की लहर द्वारा भस्म होने की प्रतीक्षा करने लगे। बख्तरबंद मक्खियों की ऊर्जा लेजरों ने स्पिटिंग रिवर टर्टल डोव को बुरी तरह घायल कर दिया था और लियू लैंग को अपनी दृष्टि धुंधली महसूस हुई। अपनी धुंधली चेतना में लियू लैंग ने एक बार फिर चांदी के मुखौटे की छवि देखी। उस समय किसी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, फूड स्काई बटरफ्लाई को मार डालो। मेडुसा विशाल छिपकली और 4 क्लास 4 माश मगरमच्छों को छोड़कर बाकी सभी को मार डालो। युआन किल फूड स्काई बटरफ्लाई पर खड़ा था और गुस्से में था।
अगर वह थोड़ा देर से आता तो ये सभी स्पिरिट क्यूई पेशेवर दलदली आयामी जीवन रूपों के समुद्र में डूब जाते। श्रेणी 4 मेडुसा विशालकाय छिपकली और श्रेणी 4 मार्श मगरमच्छ मुख्य भोजन में प्रवेश करने के बाद से अपने पहले भोज में गोता लगाने के लिए पहले से ही अपने जबड़े खोल चुके थे। लिन युआन ने भी राहत की सांस ली। हालांकि तकनीकी रूप से वह देर से पहुंचा था, लेकिन वह आखिरी समय पर पहुंचा था। जमीन पर कराह रहे आत्मा क्यू पेशेवर सभी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जब तक बख्तरबंद मक्खियां एक साथ अपनी ऊर्जा लेजरों को नहीं छोड़ेंगी, तब तक उनका हमला घातक नहीं होगा। लिन युआन ने किल फूड स्काई बटरफ्लाई को आदेश जारी करने के बाद उसने मार्श आयामी जीवन रूपों की लहर पर दबाव डालने के लिए अपनी सृजन नस्ल आभा का उपयोग किया। सभी दलदलीय आयामीय जीवन रूप भय से भूमि पर गिर पड़े तथा किसी में भी सृजन नस्ल के भय का सामना करने का साहस नहीं हुआ। कक्षा 4 के 4 मार्श मगरमच्छ अपनी पूंछ हवा में उठाकर तथा मुंह जमीन से चिपकाकर समर्पण का संकेत दे रहे थे। हालांकि क्लास 4 मेडुसा जायंट छिपकली किल फूड स्काई बटरफ्लाई के क्रिएशन ब्रीड आभा के आगे झुकी नहीं। हालांकि वह भी जमीन पर गिर गई, लेकिन उसने संघर्ष करना जारी रखा और आक्रोश से चीखना जारी रखा। चूंकि मेडुसा विशालकाय छिपकली सर्प बाल वाली मेडुसा की रक्षक थी, इसलिए यह माना जाता था कि वह अत्यंत शक्तिशाली थी। मेडुसा विशालकाय छिपकली स्वयं को विकसित करने तथा अपने वंश को विकसित करने के लिए अपने आनुवंशिक मॉडल में सुधार करने के लिए समान श्रेणी के अन्य आयामी जीवन रूपों का उपभोग कर सकती है। अफवाह ये थी कि एक बार कक्षा 5 के दलदली आयामी दरार में कक्षा 9 की मेडुसा विशालकाय छिपकली पाई गई थी। कक्षा 9 मेडुसा विशालकाय छिपकली को मार दिए जाने के बाद उसे विंड मिस्ट सिटी के फे ऑब्जर्वर एसोसिएशन में संग्रहित कर दिया गया था। कई वर्ग 5वें पर्यवेक्षकों ने वर्ग 9 मेडुसा विशालकाय छिपकली का अध्ययन किया और पाया कि इसके अंदर स्थित लॉसोर्स क्रिस्टल में परिवर्तन हो रहा था। लॉसोर्स क्रिस्टल में मेडुसा विशालकाय छिपकली की धुंधली छवि थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह एक छोटी सी दुनिया खोल रही हो। इस खोज से यह साबित हो गया कि मेडुसा विशालकाय छिपकली में कक्षा 10 आयामी जीवन रूप में विकसित होने की क्षमता थी। इस प्रकार कई अनुभवी और शीर्ष गुटों ने मेडुसा विशालकाय छिपकली का प्रजनन शुरू कर दिया और मेडुसा विशालकाय छिपकली को पराजित करने के लिए विशेष तकनीकों का इस्तेमाल किया। मेडुसा जायंट छिपकली को अपने वंश को विकसित करने के लिए उसी श्रेणी के अन्य दलदली आयामी जीवन रूपों को खाने की जरूरत थी। इसके अलावा दलदली आयामी दरार के खुलने की संभावना कम थी। इसलिए मेडुसा जायंट छिपकली को कक्षा 5 से आगे विकसित होने के लिए कक्षा 3 दलदली आयामी दरारों से ताज़ा मांस की आवश्यकता थी। यद्यपि मेडुसा विशालकाय छिपकली एक मेहतर की तरह दिखती थी, लेकिन वास्तव में वह बहुत ही नखरीली थी और मृत आयामी जीवन रूपों को खाने से इनकार कर देती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि जैसे जैसे यह विकसित होता गया, इसका पालन पोषण करना कठिन होता गया। आखिरकार हर कोई मेडुसा विशालकाय छिपकली को पोषित करने के लिए ताज़ा दलदल आयामी जीवन रूपों को पकड़ने के लिए दलदल आयामी दरार में नहीं जा सकता था। इन विभिन्न कारणों से मेडुसा विशालकाय छिपकली के पालन पोषण की दर धीरे धीरे धीमी हो गई। मेडुसा विशालकाय छिपकली को सबसे अधिक महंगी जीवन शैली वाला जीव भी कहा गया है। हालांकि मेडुसा विशालकाय छिपकली का लिन युआन के लिए एक अलग अर्थ था। क्लेन हब सीधे दलदली दुनिया से जुड़ सकता था। अगर लिन युआन मेडुसा विशालकाय छिपकली का पालन पोषण करना चाहता था, तो वह उसे दलदली दुनिया में भोजन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ सकता था। लिन युआन ने विशेष तकनीकों का उपयोग करके मेडुसा विशालकाय छिपकली को अपने अधीन कर लिया और बिना किसी समस्या के उसका प्रजनन कर सका। इस प्रकार लिन युआन ने किल फूड स्काई बटरफ्लाई को इसे छोड़ देने का निर्देश देने का फैसला किया। आत्मा क्यूई पेशेवर जो बख्तरबंद मक्खियों की ऊर्जा लेजरों से घायल हो गए थे, लेकिन अभी भी होश में थे, जब उन्होंने दलदली आयामी जीवन रूपों को देखा तो वे तुरंत घबरा गए। उन्होंने भयानक आभा को महसूस किया और आसमान की ओर देखा तो एक बड़ी हल्की नीली तितली दिखाई दी जिस पर बैंगनी रंग के धब्बे चमक रहे थे। वहां एक युवक तितली की पीठ पर खड़े दलदली आयाम के जीवों को देखकर भौहें सिकोड़ रहा था। झाओजू सहित हर कोई सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, एक देवता उतर रहा है। जीवन और मृत्यु के बीच के चौराहे पर एक तितली पर सवार एक युवा देवता उनके बीच अवतरित हुआ था। अचानक तितली ने अपने पंख फड़फड़ाए और तितलियों की कई हथेली के आकार की छवियां नीचे गिर पड़ीं। प्रत्येक तितली की छवि के साथ एक अजेय शक्ति थी, जो दलदली आयामी जीवन रूपों की लहर को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। 4 वर्ग 4 मार्श मगरमच्छों और मेडुसा विशालकाय छिपकली के अलावा हर अन्य मार्श आयामी जीवन रूप पलक झपकते ही मर गया। यहाँ तक कि बख्तरबंद मक्खियों की सेना भी छोटी तितली छवियों के कारण भेद गई थी। किल फूड स्काई बटरफ्लाई ने अनुमान लगाया कि लिन युआन मेडुसा विशालकाय छिपकली को पालने के लिए उसे छोड़ रहा था। इस प्रकार संभवतः 4 मार्श मगरमच्छों को इसलिए छोड़ दिया गया ताकि उन्हें मेडुसा विशालकाय छिपकली के विकास के लिए कदम के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। बिजली की चमक जो उनकी मुक्ति थी, एक स्वप्न की तरह लग रही थी। सुंदर तितली चित्रों की एक उड़ान से दलदली आयामी जीवन रूपों की तत्काल मृत्यु हो गई।
सभी आत्मा क्यू पेशेवर जो चल सकते थे उन्होंने अपने दर्द को नज़रअंदाज कर दिया और युवा भगवान के प्रति धन्यवाद के संकेत के रूप में अपने हाथों को हिलाना शुरू कर दिया। यदि मृत्यु के कगार से बचा लिया जाना ही उत्सव मनाने लायक बात नहीं थी तो फिर और क्या थी। क्लास 2 मार्च डायमेंशनल लाइफ फॉर्म की लहर को खत्म करने के बाद किल फूड स्काई बटरफ्लाई जमीन पर उतरी। ये नाखून के आकार तक सिकुड़ गई और लिन युआन की शर्ट पर उतरी। किल फूड स्काई तितली के हल्के नीले पंख लिन युआन के नीले और सफ़ेद स्पिरिट क्यूई कपड़ों के साथ छिपे हुए हैं। लिन युआन ने अपना हाथ हिलाया और उसकी हथेली से हरे प्रकाश की एक किरण झाओजू के शरीर पर पड़ी। झाओजू को तुरंत एहसास हुआ कि बख्तरबंद मक्खियों की ऊर्जा लेजरों से उसकी जलन पूरी तरह से ठीक हो गई थी। वह थोड़ा दुखी था कि जब बख्तरबंद मक्खियों की ऊर्जा लेजरों ने उस पर हमला किया था तो 4 ऊर्जा लेजर उसकी तर्जनी उंगली पर केंद्रित हो गई थी और उसे पूरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया था। हालांकि उसकी उंगली अभी भी बरकरार थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह टूटकर अलग हो गई होगी। चूंकि वह एक आत्मा रक्षक था, झाओजू जानता था कि एक राजा श्रेणी का चिकित्सक भी ऐसी चोट का इलाज करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि उसके सारे घाव ठीक हो गए हैं, उसे एहसास हुआ कि उसकी तर्जनी उंगली भी फिर से हिल सकती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चोट एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं थी। झाओजू की चोटें ठीक हो जाने के बाद लिन युआन के हाथ में मौजूद हरे रंग की रोशनी 10 हरी पट्टियों के रूप में झाओजू से होकर गुजरी, जिसने वहां मौजूद हर आत्मा क्यूई पेशेवर को छेद दिया और उपचार का एक जाल बना दिया। हरे जाल के प्रभाव में लियू लैंग को होश आ गया और वह उठकर बैठ गया। जब उसकी नज़र लिन युआन पर पड़ी तो वह तुरंत चिल्लाया, काला। लिन युआन ने यह सुना और सोचा, मैंने इस बार अपना मुखौटा नहीं पहना था, कोई मुझे कैसे पहचान सकता था। जब लिन युआन ने आवाज़ की दिशा में देखा तो उसे एहसास हुआ कि जिस युवक ने उसे बुलाया था वह उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर थी, जिसके साथ उसने कीड़ों के समुद्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि पिछली मुलाकात के बाद से लियू लांग में सुधार हुआ है। कांस्य थूकने वाला कछुआ कबूतर रजत थूकने वाले नदी कछुआ कबूतर में विकसित हुआ था। जैसे ही लिन युआन जवाब देने वाला था, लियू लैंग खड़ा हो गया और अजीब तरीके से बोला, मुझे माफ़ करें, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे आदर्श हो, लेकिन तुम्हारी थोड़ी बहुत हद तक उसकी जैसी दिखती है। लियू लैंग को पहले ही पता चल गया था कि लिन युआन कौन है। वह वही व्यक्ति था जिसने ऑलस्टार मैच के दौरान मिंग जू को हराया था। ऑलस्टार मैच के बाद कई लोगों ने स्टार वेब पर लिन युआन और ब्लैक की तुलना की। स्वाभाविक रूप से जब लोग उनकी तुलना पर बहस कर रहे थे तो कुछ भद्दी टिप्पणियां भी की गईं। ब्लैक के फैन क्लब के ग्रुप एडमिन के रूप में लियू लैंग ने उनकी काफ़ी टिप्पणियों का जवाब दिया था। लियू लैंग पर अजीबोगरीब स्थिति हावी हो गई। लिन युआन ने अभी अभी उसे बचाया था, लेकिन उसने स्टार वेब पर लिन युआन के प्रशंसकों पर कई बार हमला किया था। लिन युआन की भौं फड़क उठी। जाहिर है उसने बहुत ज़्यादा सोच लिया था। लिन युआन ने माउंटेन जेड की जैस्मिन लिली की कली का उपयोग करके सभी आत्मा क्यूई पेशेवरों को ठीक करने के बाद उन्होंने भीड़ को संबोधित किया, जल्द ही सृजन मास्टर्स का एक समूह भागेगा और वे घायल जड़ों वाले आपके फेस को ठीक कर देंगे। लिन युआन को एहसास हुआ कि झाओजू के कपड़े बख्तरबंद मक्खियों के ऊर्जा लेजरों से बने छेदों से भरे हुए थे। झाओजू हमले के दौरान पहले से ही समूह के सामने खड़ा था और उसने अपने पीछे खड़े आत्मा क्यूई पेशेवरों की रक्षा के लिए जानबूझकर चकमा नहीं दिया था। यद्यपि झाओजू की चोटें ठीक हो गई थीं, लेकिन उसके छेद वाले कपड़ों के कारण वह दयनीय स्थिति में दिख रहा था। लिन युआन की लंबाई पहले 1.78 मीटर थी, लेकिन अब उसकी लंबाई 1.8 मीटर हो गई है, जो झाओजू के लगभग बराबर है। जब भी लिन युआन बड़ा होता, वेन यू उसके लिए नए स्पिरिट क्यूई कपड़े बनाता। इस प्रकार लिन युआन के कपड़े झाओजू के पहनने के लिए बिल्कुल सही थे। लिन युआन ने डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स से काले स्पिरिट क्यूई कपड़ों का एक सेट निकाला और झाओजू को दे दिया। इसे पहन लो। झाओजू नहीं कहने ही वाला था, लेकिन हवा के झोंके ने उसे सिहरन पैदा कर दी। उसने नीचे देखा और शर्मिंदगी के भाव के साथ लिन युआन को जल्दी से धन्यवाद दिया। लिन युआन को झाओजू के बारे में बहुत अच्छी धारणा थी। हर स्पिरिट गार्ड आयामी दरार की साइट पर वापस नहीं आएगा और नागरिकों की रक्षा अपने जीवन के साथ करेगा। सभी आत्मा क्यू पेशेवरों ने जल्दी से एक के बाद एक लिन युआन को धन्यवाद दिया। लियू लैंग ने लिन युआन को बड़ी आंखों से देखा। लिन युआन की आवाज़ लियू लैंग की याददाश्त से बिल्कुल मेल खाती थी और लियू लैंग कुछ अजीब अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या लिन युआन और ब्लैक वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं? क्या लिन युआन सिर्फ मास्क के बिना ब्लैक है, या ब्लैक सिर्फ मास्क के साथ लिन युआन है? लियू लैंग ने तुरंत उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। यदि वह सही था तो लिन युआन और ब्लैक के प्रशंसकों के बीच झगड़े बेमानी थे। लियू लैंग ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लिन युआन ने कक्षा 2 मार्च आयामी दरार की ओर जाने की तैयारी की। उन्होंने किल फूड स्काई बटरफ्लाई को निर्देश दिया कि वह अपनी आभा वापस ले ले और 4 मार्च मगरमच्छों और मेडुसा विशालकाय छिपकली को मुक्त कर दे।
जब मेडुसा विशालकाय छिपकली को किल फूड स्काई बटरफ्लाई के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया तो वह किल फूड स्काई बटरफ्लाई की ओर बढ़ने के बजाय जमीन पर ही खड़ी रही। जब मेडुसा विशालकाय छिपकली ने देखा कि 4 मार्श मगरमच्छ हमला करने की तैयारी कर रहे हैं तो उसने अपने तीखे दांतों और पंजों का इस्तेमाल करके उन्हें मार डाला और फिर खा लिया। लिन युआन ने सिर हिलाया। मेडुसा विशालकाय छिपकली के भयभीत चेहरे से यह स्पष्ट था कि वह श्रेणी 4 के मार्श मगरमच्छों से अधिक बुद्धिमान थी। लिन युआन भी मेडुसा विशालकाय छिपकली की ताकत और क्रूरता से बेहद संतुष्ट था। उसने दलदली दुनिया में मेडुसा विशालकाय छिपकली को पालने की योजना बनाई। अगर यह काफ़ी मजबूत या क्रूर नहीं होती तो इसे दलदली दुनिया के अन्य जीवों द्वारा मार दिया जाता। लिन युआन ने पत्ती के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स से प्लेटिनम धातु का पिंजरा निकाला और मेडुसा विशालकाय छिपकली को पिंजरे में डालने के लिए किल फूड स्काई बटरफ्लाई का उपयोग किया। एक बार जब मेडुसा विशालकाय छिपकली अंदर चढ़ गई तो लिन युआन ने पिंजरे को बंद कर दिया। लिन युआन ने मेडुसा विशालकाय छिपकली को धातु के पिंजरे के अंदर रखा क्योंकि उसे डर था कि यह पत्ती के आकार के डायमंड फे भंडारण बॉक्स को नष्ट कर देगा। लड़ने में रुचि रखने वाले परियों को ले जाने के लिए धातु के पिंजरों का उपयोग करना आम बात थी। जब सभी ने लिन युआन को विदाई दी तो वह किल फूड स्काई बटरफ्लाई पर वापस चढ़ गया और क्लास 2 मार्श आयामी दरार की ओर चला गया। लियू लैंग ने अपने अनुमान को दबाने की बहुत कोशिश की, फिर भी वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि वह सही था, क्योंकि लिन युआन ने ब्लैक के समान ही उपचार की विधि का उपयोग किया था। इसका मतलब यह था कि लिन युआन और ब्लैक दोनों ही उपचार प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवर थे। लियू लांग का जबड़ा खुला रह गया। उनका आदर्श ब्लैक कोई स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल नहीं था। ब्लैक बिल्कुल मेडुसा की विशालकाय छिपकली की तरह था जिसने लड़ाई के दौरान मार्श मगरमच्छों को काट खाया था। लियू लैंग को पहले भी लिन युआन ने ठीक किया था। हालांकि लिन युआन के उपचार के तरीके से ब्लैक की तरह आराम नहीं मिला था और वह ज़्यादा मजबूत भी था, लेकिन 2 समान रूप से प्रतिभाशाली युवा उपचार प्रकार के स्पिरिट क्यूई पेशेवर होना असंभव लग रहा था। जैसे ही लिन युआन तितली प्रजाति के फे पर चढ़ा, लियू लैंग ने झाओ जू से पूछा, बड़े भाई झाओ, लिन युआन जिस तितली प्रजाति के फे पर सवार है वह किस ग्रेड का है? इसकी आभा ने दलदली आयामी जीवन रूपों की लहर को तुरंत रोक दिया। क्या ये संभव है कि यह एक मिथक नस्ल का फे है? झाओ जू ने अपनी नाक को छुआ और जवाब दिया, क्या तुमने नहीं देखा कि तितली प्रजाति के परी की आभा ने मेडुसा विशालकाय छिपकली को कैसे रोका? ये करना उतना आसान नहीं है जितना दलदली आयामी जीवन रूपों की लहर को रोकना। आज हम एक सच्चे अभिजात वर्ग की उपस्थिति में हैं। अगर मेरा अनुमान सही है तो यह मिथ ब्रीड से ऊपर होना चाहिए। लियू लांग का दिमाग फट गया और उसे चक्कर आने लगा। उन्होंने केवल सुना था लेकिन कभी मिथ ब्रीड फे को नहीं देखा था। मिथ ब्रीड से ऊपर के फे को तो उन्होंने कभी नहीं देखा था। इस तितली प्रजाति की उपस्थिति ने लियू लैंग को एक बार फिर अपना अनुमान दबाने पर मजबूर कर दिया। यदि ब्लैक लिन युआन होता तो वह मिलस्टोन टाउन में पिछली लड़ाई के दौरान फूलों के समुद्र का उपयोग करने के बजाय तितली प्रजाति के परी को बुलाता। लिन युआन को नहीं पता था कि लियू लैंग क्या सोच रहा था, क्योंकि वह पहले ही कक्षा 2 आयामी दरार से गुजरकर दलदल आयामी दुनिया में पहुंच चुका था। किल फूड स्काई बटरफ्लाई ने तुरंत उत्पात मचाना शुरू कर दिया और आयामी हब की खोज करते हुए अपनी नज़र में आने वाले हर जीवित प्राणी को मार डाला। लिन युआन पहले कभी दलदली आयामी दरार में नहीं गया था और उसने महसूस किया कि यह रेडियंस फेडरेशन के आर्द्र वातावरण के समान था। रेडबर्ड सिटी के आसपास के कई इलाके नम थे। दलदली दरार के अंदर दलदल लिन युआन की कल्पना से अलग था। उसने हमेशा यह मान लिया था कि हवा में एक बासी बदबू होगी। दलदल में बड़ी संख्या में आयामी जीवन रूप मर गए और सड़ गए, जिससे कई मृतजीवी कीट आकर्षित हुए। लेकिन थोड़ा गंदा होने के अलावा बाकी दलदल काफ़ी साफ था। लिन युआन ने दलदली आयामी दरार के चारों ओर विभिन्न मशरूमों को देखा जब वह किल फूड स्काई बटरफ्लाई पर खड़ा था। मशरूम मृत जीवों को विघटित करने वाले सबसे अच्छे साधन थे। जब कोई आयामी जीवन रूप दलदली आयामी दरार में मर जाता था और उसे किसी अन्य जीवन रूप द्वारा नहीं खाया जाता था तो उन पर मशरूम उगाते थे और एक दिन के भीतर अपघटन प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। यही कारण था कि दलदली आयामी दरार इतनी साफ थी। इन अपघटक मशरूमों को देखकर लिन युआन बहुत खुश हुआ, क्योंकि यह इस बात का संकेत था कि दलदली दुनिया में किस प्रकार का वातावरण है। गंदे वातावरण की अपेक्षा स्वच्छ वातावरण में काम करना सदैव बेहतर होता है। हालांकि इस आरामदायक स्वच्छ वातावरण में मृत्यु प्रचुर मात्रा में थी। लिन युआन ने देखा कि कई मांसाहारी पौधे ऐसे फल पैदा करते हैं जिनका इस्तेमाल वे कीटों को फंसाने के लिए करते हैं। मजबूत मांसाहारी पौधे अपनी लताओं का इस्तेमाल मार्श मगरमच्छ जैसे बड़े जीवों को पकड़कर खाने के लिए करते हैं। दलदली आयामी दरार में मांसाहारी पौधे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर थे। लिन युआन ने महसूस किया कि ये मांसाहारी पौधे दलदल के कारण दलदली आयामी दरार में पनपने में सक्षम थे। उन्होंने बहुत सारे मार्श मगरमच्छों को एक साथ इकट्ठे होते देखा और किल फूड स्काई बटरफ्लाई को उन्हें मारने का आदेश दिया। लिन युआन दलदल में कूदा और 10 मीटर गहराई तक डूबा रहा, फिर उसने दलदल के नीचे खुदाई शुरू की।
जल्द ही उन्होंने मिट्टी का एक स्याही हरे रंग का जेली जैसा ढेर खोद लिया। ये दलदली मिट्टी थी जो दलदली आयामी दरारों की विशेषता थी। दलदली आयामी दरारों में दलदली मिट्टी को खोजना आसान था, क्योंकि जहां भी दलदली मगरमच्छ एकत्रित होते थे वहां वे मौजूद होते थे। दलदली मिट्टी खोदने के लिए दलदली मगरमच्छों से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता होती है। लिन युआन ने क्लास 2 मार्श डायमेंशनल रिफ्ट से दलदली मिट्टी के सिर्फ 2 ढेर एकत्र किए। उनमें से एक स्याही हरे रंग का था, जबकि दूसरा रेतीला था। स्याही हरे रंग वाले को जलीय पौधे प्रकार के फे की वृद्धि दर बढ़ाने के लिए पूल में रखा जा सकता है, जबकि रेतीले रंग वाला शुष्क वातावरण में रेगिस्तानी पौधों के पोषण के लिए उपयुक्त होगा। 2 मध्यम श्रेणी की दलदली मिट्टी में से स्याही हरे रंग वाली मिट्टी अधिक मूल्यवान थी। दलदली मिट्टी मुख्य संसाधन थी जिसे लिन युआन ने दलदली दुनिया में विस्तार करने के बाद इकट्ठा करने का इरादा किया था। कुछ ही समय बाद किलफूट स्काई बटरफ्लाई ने लिन युआन को आयामी केंद्र तक पहुंचाया। आयामी केंद्र से 2 स्रोत प्रकार की वस्तुओं को तुरंत बाहर निकालने के बजाय लिन युआन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके मोबियस से पूछा, मोबियस, मुझे वह आयामी केंद्र मिल गया है जो दलदली दुनिया से जुड़ता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? युआन, अब जब तुमने आयामी हब ढूंढ लिया है तो बाकी काम मुझ पर छोड़ दो, मोबियस ने उत्तर दिया। मोबियस ब्रेसलेट से जंग लगे रंग की रोशनी निकली और क्लेन हब के आकार में बदल गई जो स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में था। मार्श विश्व हब को क्लेन हब में समाहित कर दिया गया तथा जिस आयामी हब को उठाया नहीं जा सका वह मार्श आयामी दरार से गायब हो गया। लिन युआन ने जमीन से 2 स्रोत प्रकार की वस्तुओं को उठाया और कक्षा 2 मार्श आयामी दरार ने लिन युआन और किलफूट स्काई बटरफ्लाई को बाहर निकाल दिया। उस समय लिन युआन के दिमाग में मोबियस की आवाज़ गूंजी, युआन, क्लेन हब अब दलदली दुनिया से जुड़ गया है। आप कभी भी स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से दलदली दुनिया तक पहुंच सकते हैं। लिन युआन स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में जांच करने के लिए प्रवेश करने वाला था जब उसने देखा कि लॉन्ग जियो पास में खड़ा था। लॉन्ग जियाओ के आसपास कोई आरोही ड्रैगन गार्ड या स्पिरिट गार्ड नहीं थे, जिसका मतलब था कि लॉन्ग जियाओ जानबूझकर लिन युआन का इंतजार कर रहा था। लॉन्ग जियाओ लिन युआन के पास गया और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। लिन युआन को तब तक संदेह था जब तक उसने वे 2 शिखाएं नहीं देखी जिन्हें उसने लॉन्ग जियाओ को फेंक दिया था। उसने जल्दी से लॉन्ग जियाओ से 2 शिखाएं वापस ले लीं और कहा, नगर के स्वामी, मैं लापरवाह था और 2 शिखाएं वापस लेना भूल गया। मुझे खेद है कि आपको उन्हें मुझे वापस करने के लिए इतनी दूर आना पड़ा। लॉन्ग जियाओ स्तब्ध रह गया और लिन युआन को एक अलग नज़रिए से देखने लगा। एक शिखा लिन युआन की पहचान का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि दूसरी उसकी सत्ता का प्रतिनिधित्व करती थी। इस युवक ने लोगों की रक्षा करते समय अपनी पहचान और अधिकार को ताक पर रख दिया था। कैसी नैतिकता, उदारता और उत्साह! इस युवक की चमक स्वर्ग को रोशन करने और पृथ्वी पर सभी लोगों के बीच अलग दिखने में सक्षम होगी। जिस तरह से लिन युआन ने उसे संबोधित किया और उसकी सम्मानजनक आवाज़ से लॉन्ग जियाओ को पता चल गया कि लिन युआन खुद को चंद्र महारानी के शिष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा था। लॉन्ग जियाओ को इस सम्मान के भार से अपनी छाती धड़कती हुई महसूस हुई। वह आरोही ड्रैगन सिटी का नगर प्रभु था और कोइलिंग ड्रैगन वैली का एक प्रमुख सदस्य था, जिसका पद प्रत्यक्ष वंशजों के समान था। लिन युआन ने ऑर्डर ऑफ रेडियंट लाइट और क्लास 2 क्रिएशन मास्टर क्रैस्ट को उस पर एक चंद्रमा के साथ लॉन्ग जियो को फेंक दिया। बाद में उन्होंने लिन युआन के कहे अनुसार किया और निम्न श्रेणी के क्रिएशन मास्टर्स की एक टीम को भेज दिया। इसके बाद उसने अपने चचेरे भाई को बुलाया और लॉन्ग टू को लिन युआन के बारे में बताया। वह ये जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि लांग ताओ लिन युआन के बेहद करीब था और उसने कोइलिंग ड्रैगन वैली के साथ अच्छे संबंध बना लिए थे। इस प्रकार लॉन्ग जियाओ ने लिन युआन की 2 शिखाएं लौटाने के लिए यात्रा करने का फैसला किया था। अन्यथा लॉन्ग जियाओ को शिखाएं व्यक्तिगत रूप से पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, भले ही लिन युआन चंद्र महारानी का शिष्य था। अब जबकि लिन युआन उसे इतने सम्मानपूर्वक संबोधित कर रहा था, तो लॉन्ग जियो ने लिन युआन को लापरवाही से संबोधित करने की हिम्मत नहीं की। भगवान, मिलस्टोन टाउन में 5 क्रिएशन मास्टर आए हैं। उनमें से 2 क्लास 2 के हैं, जबकि 3 क्लास 3 के हैं। वे कुछ दिनों के लिए मिलस्टोन टाउन में रहेंगे और 2 या 3 दिनों में सभी घायल जड़ों वाले फे को ठीक करने में सक्षम होंगे। मैंने मिलस्टोन टाउन के गिल्ड एसोसिएशन के पुराने अध्यक्ष से सुना है कि आपने एक मेडुसा विशालकाय छिपकली को छोड़ दिया है। यदि आप इसे पालने का इरादा रखते हैं तो आपको मेडुसा स्नैक डायमंड के खून और आंखों की आवश्यकता होगी। लॉन्ग जियाओ ने लिन युआन को एक डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स सौंपा। जब लिन युआन ने बॉक्स प्राप्त करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया तो लॉन्ग जियाओ ने कहा, यदि आप मिलस्टोन टाउन की ओर नहीं भागते तो मिलस्टोन टाउन दलदली आयामी जीवन रूपों की लहर से नष्ट हो जाता। महिलाएं, बच्चे और अन्य जो जीवित बचे लोगों के किले में लड़ने में असमर्थ हैं, वे भी नष्ट हो जाते। आरोही ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड के रूप में यह मिलस्टोन टाउन की रक्षा के लिए मेरा धन्यवाद है। चूंकि आरोही ड्रैगन सिटी दलदली आयामी दरार खुलने की उच्चतम दर वाले शहरों में से एक है,
इसलिए हमारे पास दलदली आयामी जीवन रूपों के अलग अलग शरीरों से आध्यात्मिक सामग्री का एक बड़ा भंडार है। आपको औपचारिकता निभाने की ज़रूरत नहीं है। लिन युआन ने हाथ बढ़ाया और लॉन्ग जियो से डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स प्राप्त किया। उसने कक्षा 2 मार्श आयामी दरार को छोड़ने के तुरंत बाद स्टार वेब पर जाने का इरादा किया था ताकि मेडुसा सांप दानव के रक्त और आंखों के 3 सेट खरीद सके। अब जबकि कक्षा 2 मार्श आयामी दरार गायब हो गई थी, हवा सामान्य हो गई थी और वह आइटम खरीदने के लिए स्टार वेब के दुर्लभ जीवन रूप मंडप में प्रवेश कर सकता था। यदि लिन युआन अपनी वर्तमान स्थिति बता दे तो ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स 3 घंटे के भीतर उसे रक्त और आंखें पहुंचा देगा। मेडुसा सर्प दानव की दुर्लभता और ताकत के कारण इसकी आंखें और खून हमेशा महंगे होते थे। हालांकि मेडुसा सर्प दानव एक दलदल आयामी जीवन रूप था और इसकी आंखें और रक्त कभी भी खगोलीय कीमतों तक नहीं पहुंच सकते थे। क्रूर मेडुसा विशालकाय छिपकली को वश में करने के लिए विशेष तकनीकों में मेडुसा सर्प दानव की आंखों और रक्त की आवश्यकता थी। चूंकि मेडुसा विशालकाय छिपकली मेडुसा सर्प दानव की रक्षा के लिए रहती थी, इसलिए वह धार्मिक सीमा तक मेडुसा सर्प दानव के प्रति वफादार थी। जब कक्षा 5 के फे ऑब्जर्वरों ने इस वफादारी का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि यह मेडुसा सांप दानव के रक्त और आंखों से जुड़ी हुई थी। यदि आत्मा क्यूई पेशेवर मेडुसा सर्प दानव की आंखों के तरल पदार्थ को प्राप्त करने में सक्षम थे तो वे खुद को काट सकते थे और अपने खून को मेडुसा सर्प दानव के खून और आंखों के तरल पदार्थ के साथ मिला सकते थे और इसे मेडुसा विशाल छिपकली को खिला सकते थे। आत्मा क्यूई पेशेवर के खून का स्वाद भी मेडुसा विशालकाय छिपकली के मस्तिष्क पर अंकित हो जाएगा और यह मान लेगा कि आत्मा क्यूई पेशेवर मेडुसा सांप दानव था। हालांकि एक बार ऐसा करना मेडुसा जायंट छिपकली पर स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल के स्वाद की स्थायी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि यह हमला नहीं करेगा, लेकिन ये स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल के सामने पूरी तरह से समर्पित भी नहीं होगा। हालांकि यदि ऐसा 3 बार किया गया तो मेडुसा विशालकाय छिपकली पर आत्मा क्यूई पेशेवर की आभा का गहरा प्रभाव पड़ेगा। मेडुसा सर्प दानव की आंखों और रक्त के प्रभाव में मेडुसा विशालकाय छिपकली यह मान लेगी कि जिस व्यक्ति का रक्त उसमें मिला हुआ था वह मेडुसा सर्प दानव था जिसे उसे अपने जीवन से बचाना था। इसके अलावा मेडुसा विशाल छिपकली केवल एक मेडुसा सांप दानव के प्रति वफादार थी। न केवल यह अन्य मेडुसा सांप दानवों के प्रति अनाकर्षक होगी, बल्कि यह उनके प्रति अत्यंत शत्रुतापूर्ण भी होगी। ये भी संभव था कि वे अपने स्वामी की रक्षा के लिए किसी अन्य मेडुसा सांप दानव को मारने की कोशिश करें जिससे वे पहली बार मिले हों। इसलिए एक बार जब मेडुसा विशालकाय छिपकली को अपना स्वामी मिल गया तो उसके मन में विश्वासघात का विचार कभी नहीं आया। धन्यवाद सिटी लॉर्ड, इससे मुझे स्टार वेब से मेडुसा स्नैक डायमंड की आंखें और खून खरीदने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। लॉन्ग जियाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आपको कभी भी मार्श डायमेंशनल रिफ्ट से किसी भी संसाधन की आवश्यकता हो तो मुझे बताएं। आरोही ड्रैगन सिटी उनसे भरा हुआ है। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। क्रेन हब पहले से ही दलदली दुनिया से जुड़ा हुआ था, जहां असीमित संसाधन थे जिनकी तुलना दलदली आयामी दरारों से नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार लिन युआन जल्द ही रेडियंस फेडरेशन में वह व्यक्ति बन जाएगा जिसे दलदली आयामी दरार संसाधनों की सबसे कम आवश्यकता होगी। लांग जियाओ ने प्रसन्नतापूर्वक अपना सिर हिलाया। चूंकि लिन युआन चंद्र महारानी का शिष्य था, इसलिए उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। स्वाभाविक रूप से उसे दलदली आयामी दरार संसाधनों की कमी नहीं होगी। हालांकि लॉन्ग जियाओ के ऐसा कहने के पीछे कुछ और ही मकसद था। आरोही ड्रैगन सिटी के नगर स्वामी के रूप में उन्हें प्रत्यक्ष वंशजों में से एक माना जाता था। जब पिछले कुछ महीनों के दौरान आयामी दरार सक्रिय थी तो कई आरोही ड्रैगन गार्ड मर गए थे या घायल हो गए थे। इस प्रकार आरोही ड्रैगन गार्ड्स को उनकी पिछली स्थिति में वापस लाने के लिए कई उच्च गुणवत्ता वाले कांस्यफे की आवश्यकता थी। फोन कॉल के दौरान लॉन्ग जियो ने लॉन्ग टू से सुना था कि लिन युआन कानून स्रोत क्रिस्टल इकट्ठा कर रहा था। आरोही ड्रैगन सिटी में कोइलिंग ड्रैगन वैली की तुलना में अधिक विधि स्रोत क्रिस्टल थे। ये बहुत अच्छा होगा यदि वे इन बेकार विधि स्रोत क्रिस्टल का उपयोग कुछ उच्च गुणवत्ता वाले कांस्यफे के लिए व्यापार करने के लिए कर सकें। लॉन्ग जियाओ ने कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि आपको लॉ सोर्स क्रिस्टल की ज़रूरत है। क्या आरोही ड्रैगन सिटी आपके साथ लॉ सोर्स क्रिस्टल का व्यापार करके कुछ उच्च गुणवत्ता वाले कांस्यफेस का व्यापार कर सकती है? उसने सीधे तौर पर कहा कि वह केवल लिन युआन के साथ व्यापार करना चाहता था। किसी व्यापार में पारिश्रमिक देना पड़ता है। अगर लिन युआन व्यापार करने के लिए तैयार नहीं था तो लॉन्ग जियाओ को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हालांकि दूसरे तरीके उसे कम समय में उच्च गुणवत्ता वाले कांस्यफे प्राप्त करने की अनुमति नहीं देंगे। इसके परिणामस्वरूप आरोही ड्रैगन गार्डों की मृत्यु और अधिक चोटें होंगी। लिन युआन ने भौहें चढ़ाईं। पिछली दर जिस पर उसने कांस्य महाकाव्य फे विकसित किया था वह पहले से ही बहुत तेज थी, लेकिन अब स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई पहले की तुलना में 10 गुना अधिक केंद्रित थी, जिसका अर्थ है कि जिस गति से उसने फे विकसित किया था वह भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार लिन युआन के लिए इस तरह के व्यापार पर सहमत होना आसान था।
इससे पहले जब लिन युआन ने इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन के साथ व्यापार किया था तो उसने महसूस किया था कि इन बड़े शहरों के गार्डों को उच्च गुणवत्ता वाले कांस्य फे की आपूर्ति करना कानून स्रोत क्रिस्टल इकट्ठा करने का एक अच्छा तरीका था। हालांकि अभी तक उन्हें यह समझ नहीं आया था कि इस व्यवसाय में कैसे प्रवेश किया जाए। अब जबकि आरोही ड्रैगन सिटी का नगर स्वामी व्यापार का प्रस्ताव करने की पहल कर रहा था तो लिन युआन के पास ना कहने का कोई कारण नहीं था। गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती का उपयोग करके कोइलिंग ड्रैगन्स वैली और डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के साथ लॉसोर्स क्रिस्टल के लिए व्यापार करने की उनकी पिछली विधि प्रमुख शहरों के साथ काम नहीं करेगी। प्रमुख शहरों में उच्च श्रेणी के क्रिएशन मास्टर संसाधनों का अभाव था और वे उच्च गुणवत्ता वाले कांस्यफे को सीधे अनुबंधित करना पसंद करते थे। यदि वह लॉन्ग जियाओ के साथ काम कर पाता तो वह प्रमुख गुटों और प्रमुख शहरों से कानून स्रोत क्रिस्टल एकत्र करने में सक्षम होता। जब लिन युआन ने कोई जवाब नहीं दिया तो लॉन्ग जियाओ ने मान लिया कि व्यापार विफल हो गया है। लेकिन इससे पहले कि वह विषय बदल पाता, लिन युआन ने कहा, मैं आपको अपना पता दे सकता हूं और आप मुझे ऑस्ट्रिक लॉजिस्टिक्स के माध्यम से जो भी फेयर विकसित करना चाहते हैं भेज सकते हैं। मैं आपके द्वारा भेजे गए हर फेयर को वापस आपके पास भेजने से पहले उसे कांस्य महाकाव्य में विकसित करूंगा। इस तरह आप चुन पाएंगे कि कौन से फेयर विकसित किए जाएं। अगर यह संभव है तो मुझे आपके साथ दीर्घकालिक सहयोग बनाए रखने की उम्मीद है। लांग जियाओ ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि पहरेदारों के लिए परी तैयार करना एक ऐसी समस्या थी जिसे प्रत्येक नगर स्वामी को हल करना होता था। चूंकि आरोही ड्रैगन सिटी 36 प्रमुख शहरों में से एक था, वे सिकाडा सॉन्ग के अधिकार क्षेत्र में थे। सिकाडा सॉन्ग ने सालाना आरोही ड्रैगन सिटी को बहुत सारे संसाधन भेजे, लेकिन आरोही ड्रैगन सिटी की विभिन्न परियोजनाओं में उपयोग किए जाने के बाद आरोही ड्रैगन गार्ड्स को फेस की आपूर्ति करने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा था। बचे हुए संसाधन केवल आरोही ड्रैगन गार्डों को कांस्य दोशरहित फे की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त थे और लॉन्ग जियाओ को लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। यद्यपि लॉन्ग जियाओ कोइलिंग ड्रैगन की घाटी से था, वह आरोही ड्रैगन शहर का नगर स्वामी था और आरोही ड्रैगन गार्डों को पुष्ट करने के लिए कोइलिंग ड्रैगन की घाटी से हमेशा संसाधन नहीं ले सकता था। अगर लॉन्ग जियाओ कोइलिंग ड्रैगन्स वैली के साथ बाजार की कीमतों पर काम करता तो एक कांस्य महाकाव्य फे की कीमत 40,000 रेडियंस डॉलर होती। लॉन्ग जियाओ इसे वहन करने में सक्षम नहीं होता। लॉन्ग जियो को परेशान करने वाला कांटा अंततः लिन युआन की सहमति से दूर हो गया। लांग जियाओ को वस्तुतः बेकार लॉ सोर्स क्रिस्टल के साथ कांस्य महाकाव्य फे के लिए व्यापार करने में कोई नुकसान नहीं दिखाई दिया। चूंकि यह एक दीर्घकालिक साझेदारी है, इसलिए मुझे अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए। मैं हर कांस्य महाकाव्य फे के बदले 3 लॉ सोर्स क्रिस्टल का व्यापार करूंगा। अगर व्हाइट रैपिड हंटिंग ड्रैगन्स कांस्य महाकाव्य में विकसित होते हैं तो मैं बदले में 4 लॉ सोर्स क्रिस्टल दूंगा। अगर व्हाइट रैपिड हंटिंग ड्रैगन्स अपने विकास के दौरान ड्रैगन क्राउन विकसित करते हैं तो मैं हर एक के लिए 10 लॉ सोर्स क्रिस्टल दूंगा। लिन युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ बढ़ाया और लॉन्ग जियो से कहा, नगर के स्वामी, आपने सौदा कर लिया है। लॉन्ग जियाओ ने लिन युआन का हाथ लिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सौदा। लॉन्ग जियो जो दर पेश कर रहा था वह इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन द्वारा पेश की गई दर के बराबर थी। सभी कांस्य महाकाव्य फे को 3 विधि स्रोत क्रिस्टल के साथ व्यापार किया गया। हालांकि लांग जियाओ व्हाइट रैपिड हंटिंग ड्रैगन आरोही ड्रैगन गार्ड्स के मानक फे के लिए अधिक लॉ सोर्स क्रिस्टल प्रदान करने के लिए तैयार था। यदि वह श्वेत तीव्र शिकार ड्रैगन को ड्रैगन मुकुट विकसित करने के लिए प्रेरित कर सके तो उसे प्रति परी 10 विधि स्रोत क्रिस्टल प्राप्त होंगे, जो अन्य कांस्य महाकाव्य परियों की दर से 3 गुना अधिक है। व्हाइट रैपिड हंटिंग ड्रैगन हॉट स्प्रिंग स्लग से बिल्कुल अलग था। व्हाइट रैपिड हंटिंग ड्रैगन एक पावर ऑफेंस टाइप फे था जो अपनी तेजी और विस्फोटक शक्ति पर निर्भर था और इसमें भयानक ड्रैगन प्रजाति फे रिक्तरेखा थी। लॉन्ग जियाओ व्हाइट रैपिड हंटिंग ड्रैगन के लिए अधिक लॉ सोर्स क्रिस्टल प्रदान करने के लिए तैयार था क्योंकि अनुबंध होने से पहले वे बेहद क्रूर थे। व्हाइट रैपिड हंटिंग ड्रैगन को कौवा विकसित करने के लिए उनकी ड्रैगन प्रजाति की रक्त रेखा को सक्रिय करना पड़ा, जबकि उसका ग्रेड कांस्य था। यह अन्य सृजन मास्टर्स के लिए एक समस्या पैदा कर सकता था, लेकिन लिन युआन के लिए यह एक सरल मामला था। उसे बस कुछ सिल्वर ड्रैगन प्रजाति के रक्त वंश और शुद्ध आत्मा क्यूई की आवश्यकता थी और वह व्हाइट रैपिड हंटिंग ड्रैगन के ड्रैगन प्रजाति के रक्त वंश को सक्रिय करने में सक्षम हो जाएगा, जबकि वह इसकी गुणवत्ता विकसित कर रहा होगा। इस प्रकार यदि लॉन्ग जियाओ ने लिन युआन को व्हाइट रैपिड हंटिंग ड्रैगन भेजे तो उसने उन्हें मुकुट के साथ वापस भेजने की योजना बनाई ताकि वह उनमें से प्रत्येक के लिए 6 और कानून स्रोत क्रिस्टल प्राप्त कर सके। चूंकि लॉन्ग जियाओ मुकुट वाले व्हाइट रैपिड हंटिंग ड्रैगन के लिए अधिक कीमत देने को तैयार था, इसका मतलब था कि उसे उम्मीद थी कि वे मुकुट उगाएंगे। लिन युआन ने कहा, ठीक है, मैं आपकी संतुष्टि के लिए हर सफ़ेद रैपिड हंटिंग ड्रैगन को विकसित करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपने सहयोग की पुष्टि के बाद लिन युआन ने लॉन्ग जियाओ के रात्रिभोज के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लिन युआन ने समय देखा और दलदली दुनिया में प्रवेश करने के लिए क्रेन हब का उपयोग न करने का फैसला किया।
इसके बजाय उसने खुद को हवेली में वापस ले जाने के लिए इथेरियल जेलीफिश के टेंटेकल नोड्स का उपयोग किया। उसने लियू जी से वादा किया था कि वह रात के खाने के लिए हवेली में वापस आएगा। यदि वह दलदली दुनिया की खोज में व्यस्त होने के कारण देर से आता तो हवेली में इंतजार कर रहे उसके मित्र चिंतित हो जाते। जिस क्षण लिन युआन ने हवेली में प्रवेश किया, उसने देखा कि लियू जी एक दावत की व्यवस्था कर रहे थे, जबकि वेन यू, एंडले समर और चूसी ताश खेल रहे थे। चूसी और एंडले समर के चेहरों पर कागज की पट्टियां थीं, जबकि वेन यू का चेहरा पूरी तरह से साफ था। स्पष्ट था कि वेन यू एक बार भी नहीं हारा था। चूसी ने लिन युआन को देखते ही अपने कार्ड जल्दी से फेंक दिए ताकि उसके चेहरे पर कागज की एक और पट्टी न लग जाए और उससे कहा, बड़े भाई, मास्टर मुझे कल प्रशिक्षण के लिए आयामी दरार पर ले जा रहे हैं। स्कूल खुलने तक मैं प्रशिक्षण ले सकती हूँ। लिन युआन ने चूसी के सिर को थपथपाया और उसके चेहरे से कागज की पट्टियां हटा दीं। प्रशिक्षण के दौरान सावधान रहें, खुद पर दबाव न डालें। अगर आपको कोई समस्या आती है तो तुरंत आंटी कोल्ड को बताएं। मैंने आपके स्टार वेब कार्ड में उचित मात्रा में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, इसलिए जब भी आपको रेडबर्ड इंटरमीडिएट स्पिरिट क्यूई अकादमी में कुछ भी खरीदने की ज़रूरत हो तो पीछे न हटें। मैं आध्यात्मिक सामग्री तैयार करूंगा जिसकी बाद में ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल, येलो जेडाइट गोल्डन बटरफ्लाई और बर्निंग सनफ्लावर ट्विंस को ज़रूरत होगी। व्यवहारिक पाठों के दौरान और जब आप अपने वरिष्ठों के साथ मुकाबला कर रहे हों तो चोटिल न हों। चूसी ने मधुरता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, चिंता मत करो लिन युआन। जब तक चूसी को याद है, लिन युआन उसे लगातार परेशान करता रहता था और जब भी उसे स्कूल जाने के लिए छोड़ना होता था तो वह उसकी हर ज़रूरत की तैयारी कर लेता था। पहले लिन युआन कमज़ोर और गरीब था, लेकिन अब वह मजबूत और अमीर हो गया था। लिन युआन के आसपास चूसी हमेशा एक बच्चे की तरह रहेगी। ये भावना उन बच्चों के लिए अवांछनीय हो सकती है जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हों, लेकिन चूसी ने लिन युआन द्वारा दी गई हर सलाह को संजो कर रखा क्योंकि वे उसके प्रति उसके प्यार से भरे हुए थे। वेन यू ने गर्मजोशी से मुस्कुराया जब उसने लिन युआन को चूसी पर चिल्लाते हुए सुना, मैं बड़े भाई लियू की मदद करने के लिए रसोई में जाऊंगा। आज रात मार्शल आर्ट स्टेज और मार्शल स्टेज पर बड़े भाई लियू और यंग मास्टर की जीत का जश्न मनाने के लिए है, साथ ही चूसी को अलविदा कहने के लिए भी है क्योंकि वह अपने प्रशिक्षण के लिए जा रही है। बड़े भाई लियू ने 12 व्यंजन बनाए हैं। पिंगरू, झांग शियाओबाई, मास्टर होंगशेन, सुनो, जो लुओ और डुआन हे जल्द ही यहाँ आएंगे। वेन यू लियू जी को टेबल सेट करने में मदद करने के लिए भाग गया। वेन यू की बात सुनकर लिन युआन की आंखें झपक गईं। उसने झांग शियाओबाई को उसके पूरे नाम से संबोधित किया था, जबकि लू पिनरू को सिर्फ उसके पहले नाम से। लू पिनरू और वेन यू के बीच इतने अच्छे संबंध कब से हैं? क्या जब उसने खुद को बंद कर लिया था तब कुछ हुआ होगा? अंतहीन ग्रीष्म ने अपने हाथ में कार्ड रख दिए और कृतज्ञता के साथ लिन युआन से कहा, लिन युआन, मैंने आपके द्वारा दिए गए पवित्र स्रोत जीवन के साथ एक अनुबंध किया है। उसने अपनी आत्मा शक्ति प्रसारित की और लिन युआन ने अंतहीन ग्रीष्म की हथेली से घास का एक ताज़ा पत्ता उगते देखा। लिन युआन ने अपने मन में पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की हलचल महसूस की और वह एक पवित्र स्रोत जीवन रूप की आभा को महसूस कर सका। केवल वे लोग ही पवित्र स्रोत जीवन रूपों के संपर्क में आ सकते थे जो पवित्र स्रोत जीवन रूपों की अनोखी आभा को महसूस कर सकते थे। वेन यू और लियू जी, जो टेबल तैयार करने में व्यस्त थे, तुरंत एंडले समर की ओर देखने लगे। लिन युआन ने एंडले समर की हथेली को देखा। घास का छोटा सा पत्ता एक फूल की तरह लग रहा था जो खरपतवारों के संक्रमण में डूब रहा था। करीब से निरीक्षण करने पर उसे इसमें एक अजीब आकर्षण महसूस हुआ जो धार्मिक और जीवन से भरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये पत्ता एक पूरे पहाड़ को थाम सकता है। अंतहीन समर ने घास के छोटे से पत्ते को छुआ और कहा, लिन युआन, मेरे पवित्र स्रोत जीवन रूप को बैरन रिवर ऑर्किड बर्ड कहा जाता है। इसे एक सहायक प्रकार का पवित्र स्रोत जीवन रूप माना जाता है। जब इसकी क्षमताओं का उपयोग किया जाएगा तो मेरे पास जीवन शक्ति और पुनर्जनन शक्तियों की लगभग अंतहीन आपूर्ति होगी। हालांकि इसे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता है और यह इसके पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा। एंडले समर ने हल्की सी आह भरी और विलाप करते हुए कहा, यह बहुत कठिन है। हालांकि एंडले समर को बैरन रिवर ऑर्किड बर्ड पसंद था, लेकिन इसकी क्षमताओं के कारण एंडले समर को ऐसा महसूस हुआ कि उसने लिन युआन को निराश किया है। बैरन रिवर ऑर्किड बर्ड की क्षमताओं का उपयोग करना इतना कठिन था कि एंडले समर को नहीं लगा कि यह लिन युआन की किसी भी तरह से मदद कर सकती है। लिन युआन ने बैरन नदी ऑर्किड कली की जांच के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया। पवित्र स्रोत का नाम बैरन नदी ऑर्किड कली। पवित्र स्रोत प्रजाति, स्रोत वंश, पवित्र स्रोत प्रजाति। पवित्र स्रोत सितारा, ग्रेड 1 सितारा। पवित्र स्रोत प्रकार, लकड़ी, जीवन। क्षमताएं, ऑर्किड शाखा पर सटे फूल। जब बैरन रिवर ऑर्किड बर्ड को निषेचित धरती में उगाया जाता है तो इसकी जड़ें धरती से सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए दूर दूर तक फैलती हैं। पोषक तत्व बैरन रिवर ऑर्किड बर्ड के शरीर में संग्रहित जीवन शक्ति में बदल जाएंगे।
आखिरकार ऑर्किड के फूल उगाएंगे, उसके बाद फल लगेंगे। बैरन रिवर ऑर्किड बड के फल देने के बाद यह एक नया शरीर विकसित करने के लिए अपनी जड़ों को सक्रिय करेगा। बैरन रिवर ऑर्किड बड मिट्टी में मौजूद ऊर्जा को अपनी जड़ों में फंसाएगी और उसे बढ़ाएगी। बैरन रिवर ऑर्किड बड अपने शरीर में संग्रहित जीवन शक्ति का उपयोग अपने ठेकेदार की ऊर्जा को फिर से भरने के लिए कर सकता है। 1. ऑर्किड पत्ती अवस्था। ऑर्किड की पत्तियों में जीवन शक्ति बहुत कठोर होती है। जब जीवन शक्ति को इसके ठेकेदार में इंजेक्ट किया जाता है तो ठेकेदार की सुरक्षा बढ़ जाती है। 2. ऑर्किड फूल अवस्था। ऑर्किड की पंखुड़ियां मिट्टी से जीवन शक्ति निकालने में सक्षम होंगी, जिसे दूसरों के शरीर में इंजेक्ट करके उनकी चोटों को ठीक किया जा सकता है। 3. ऑर्किड फल अवस्था। उत्पादित प्रत्येक फल में ठेकेदार की आत्मा आभा अंतर्निहित होगी। जब ठेकेदार की आत्मा घायल होती है तो ऑर्किड फल ठेकेदार को ठीक करने के लिए अंतर्निहित आत्मा आभा का उपयोग कर सकता है। जब उन्होंने बैरन नदी ऑर्किड कली के बारे में जानकारी देखी तो लिन युआन क्षण भर के लिए अवाक रह गया। वह समझ गया कि क्यों एंडलेस समर ने यह कहने की हिम्मत की कि बैरन रिवर ऑर्किड बड में असीम जीवन शक्ति है। इसकी 3 अवस्थाओं ने न केवल इसे अनंत जीवन शक्ति दी बल्कि एंडलेस समर की रक्षा को भी बढ़ाया। एंडलेस समर बैरन रिवर ऑर्किड बड का उपयोग दूसरों को ठीक करने और एंडलेस समर को आत्मा की चोटों के प्रति अभेद्य बनाने में सक्षम होगा। इस उपचार क्षमता ने एंडलेस समर को पहले की तुलना में कई गुना अधिक मूल्यवान बना दिया। उपचार प्रकार के आत्मा क्यू पेशेवर। लड़ाकू श्रेणी के आत्मा क्यू पेशेवरों की तुलना में बहुत दुर्लभ थे और सम्राट श्रेणी और उससे ऊपर के स्तर पर लगभग न के बराबर थे। थेआर क्लास हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को सभी थेआर क्लास स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के बीच निर्विवाद अधिकार प्राप्त था। यद्यपि आग क्लास हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को क्लास 5 क्रिएशन मास्टर्स जितना महत्व नहीं दिया जाता था, फिर भी अन्य आग क्लास स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की तुलना में उनका रैंक बहुत ऊंचा था। बैरन रिवर ऑर्किड बड की उपचार क्षमता पहले से ही प्रभावशाली थी, लेकिन इसमें संग्रहित जीवन शक्ति के सागर के कारण एंडलेस समर को मारना बहुत कठिन हो गया था, जब तक कि इसकी सारी जीवन शक्ति समाप्त न हो जाए। एंडलेस समर ने कहा कि बैरन रिवर ऑर्किड बड को उगाना कठिन था क्योंकि मुख्य दुनिया में इसके बढ़ने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढना कठिन था। पहले लिन युआन इस मुद्दे से परेशान था। हालांकि अब मोबियस का क्लेन हब दलदली दुनिया से जुड़ सकता है। दलदली दुनिया के अलावा और कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जो अधिक उर्वरक से भरा हो और बैरन रिवर ऑर्किड बड के लिए अधिक बेहतर हो।